एम्पियर लॉ को समझने के लिए पहले आपको बियो-सावर्त लॉ को समझना चाहिए। तो बिना बकवास किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है ईयर 1820 में, जब एक वैज्ञानिक हीनस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने जब एक मैग्नेटिक कंपास के साथ एक वायर को लेकर उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास ने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया तो कंपास ने भी अपनी डायरेक्शन को उल्टा किया। तो इस घटना को देखकर उन्होंने दुनिया को यह बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ मैग्नेट ही नहीं बनाता, बल्कि इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बनाता है। पर इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसका जवाब ऑस्टर्ड के पास नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद फ्रेंच के दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम जीन बैप्टिस्ट बियोट और फेलिक्स सेवर्ट ने, इस समस्या का हल निकाल लिया और उन्होंने बताया कि जब किसी वायर में आई करंट हो तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, जो कि इस तरीके से था dB इक्वल्स μ0/4π IDL sin θ/r²। पर इस फॉर्मूले के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके पास कोई पूरा का पूरा कंडक्टर है जिसमें आप आई करंट फ्लो करते हैं, तो उसके चारों ओर जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, जिसको ऑस्टर्ड ने पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर हम उस कंडक्टर के चारों ओर किसी एक पॉइंट पर उस पूरे के पूरे कंडक्टर के थ्रू बनने वाली पूरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना चाहें, तो वो हमें इस फार्मूले के द्वारा नहीं मिलती है, बल्कि ये फार्मूला उस पूरे कंडक्टर के एक छोटे से पार्ट के चारों ओर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को ही बता पाता है। अगर हमें पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को उस कंडक्टर के चारों ओर किसी पॉइंट पर पता करना हो, तो उसके लिए इस फार्मूले का हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, और वो भी उसके साइज और शेप के अनुसार। इसलिए यह फार्मूला इस्तेमाल करने में किसी भी पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर इस चीज़ को सुलझाने के लिए तकरीबन 6 साल बाद 1826 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, और उन्होंने इस कॉम्प्लिकेटेड समस्या का एक आसान सा सॉल्यूशन बताया। Begin by drawing a circle with radius r, which has its center lying on the wire so that it forms a closed loop. Place a compass at any point A on the circle. The needle of the compass will deflect due to the induced magnetic field. Move the compass to a second point B, which is at a distance of dl from point A, and along the arc of the same circle. We can calculate the work done using this equation. dW is equal to B dot dl. When the compass is moved along the perimeter of the circle, the total work done is given by line integral B dot dl. According to Ampere's law, line integral B dot dl is equal to mu naught times the current. आखिरी में बियो-सावर्त लॉ और एम्पियर लॉ में एक छोटा सा इस तरह से रिलेशन है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाला जाए, इस चीज को हमें कूलम ने आसानी से बता दिया था। लेकिन अगर हमारे पास पूरा का पूरा कोई कंडक्टर हो जो कि अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हो, तो वो बात हमें कूलम लॉ से पता नहीं चलती, बल्कि उसे हमें गॉस लॉ से निकालना पड़ता है। उसी तरह ठीक बियो-सावर्त लॉ भी किसी पॉइंट करंट से बनने वाली चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को एक पॉइंट पर तो बता देता है, लेकिन पूरी की पूरी इंटेंसिटी को नहीं बता पाता, जिसको एम्पियर्स लॉ बताता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है और बियो-सावर्त लॉ में और एम्पियर्स लॉ में क्या डिफरेंस है, और हमें क्यों इन दोनों को पढ़ना चाहिए।